सामने माजरत के साथ आज फिर 7 मिनट लेट होने के बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत और आफियत के साथ होंगे। साथियों, आपसे एक गुजारिश है और बल्कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथी जो मेरी बात को सुन रहे होंगे, सबसे पहले तो आप एक काम ये करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसके साथ जुड़े रहें। साथ ही इसमें जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकन यानी घंटी की तरह एक मार्क आएगा, उसको दबा देंगे। जब उसको दबा देंगे तो आपको सूफी न्यूज़ की जो भी खबरें होंगी या जो भी अपडेट होंगी वो आपको मिलने लगेंगे। इसके अलावा आपसे एक बहुत ज़रूरी गुजारिश है कि आप सिर्फ और सिर्फ इतना करें कि इसको वीडियो को लाइक कर दें और इस पर जो भी आपको अपनी टिप्पणी करनी हो, कमेंट करना हो, हमारी बातों में कोई तथ्य अगर छूट गया हो तो उसको जोड़ें और हमारी बातों में और हमको आप मशवरा दें कि हम किस तरह से इसमें सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको शेयर ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि इन बातों को आगे पहुंचाया जाना ज़रूरी है तो उसको शेयर करें और दूर दूर तक इसको लोगों को पहुंचाएं ताकि लोग वास्तविकता को जानें। तो आइए आज शुरू करते हैं आज की बात को। आज का जो मौजू है, सब्जेक्ट है, विषय है, वो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल में जो सियासत हो रही है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 है, इलेक्शन का साल है, इलेक्शन आने वाले हैं और लोकसभा का चुनाव होगा। तो ऐसे मौके पर ज़रूरी है कि कुछ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाए। आज का हमारा मौजू है इंडिया गठबंधन। ये क्यों है? चूंकि मतलब इसके बारे में मैं अभी आपको तफसील से बताऊंगा, लेकिन ये आज ये मौजू हमने क्यों उठाया है उसकी वजह बता दूं। कुछ साथियों का हमारे पास मैसेज आया कि इस वक्त जो सियासत चल रही है, सियासत के बारे में भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो आप इसके बारे में कुछ कहें तो मेरे जहन में आया कि मैं किस पर बात करूं। तो चूंकि फैक्ट इस बात का है कि जो मौजूदा दौर की सत्ता है और उस सत्ता से में जो पार्टी है वो ये एक रुझान ये सामने आता है कि उसको हिंदुस्तान का मुसलमान कुछ कम पसंद करता है और सूफी समाज को आगाह करने के लिए, इस सारी चीज़ों को जानकारी के लिए हम लोगों ने ये सीरीज़ शुरू की है जिसके बारे में मैं आपसे तबादला ख्याल करता रहता हूँ। तो अब चूंकि ये ज़रूरी था कि जो मौजूदा दौर में जो सियासी जमात जो उसमें सत्ता पे काबिज है, उसके अपोजिशन में जो जमातें हैं, उन जमातों ने मिल करके एक गठबंधन बनाया है। उस गठबंधन का नाम उन्होंने इंडिया गठबंधन रखा है। तो और उसी के बारे में मैं आपसे आज तबादला ख्याल करूंगा। क्या है इंडिया गठबंधन और कैसे बना और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन जो है वो इसकी शुरुआत कैसे हुई। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करते थे और एनडीए अलायंस का हिस्सा थे, उन्होंने गुज़िश्ता साल पहले जो है वो किसी मामले के तहत उन्होंने बीजेपी के साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म कर लिया, सियासी ताल्लुकात को ख़त्म कर लिया। मतलब उस तरीके के सियासी ताल्लुकात नहीं, मतलब जो सरकार चलाने वाले सियासी ताल्लुकात होते हैं, उन सरकार चलाने वाले सियासी ताल्लुकात को ख़त्म करने के बाद उन्होंने अपने सूबे की जो उन्हीं की समाजवादी विचारधारा के लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनकी पार्टी आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन करके बिहार में सरकार बनाई। जब नीतीश कुमार जी ने अपनी हुकूमत जब बिहार में मुख्यमंत्री बन गए आरजेडी के साथ, तो लालू प्रसाद यादव जी के साहबजादे तेजस्वी यादव जो हैं वो नायब वजीर आला बने बिहार के। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने एक बीड़ा उठाया कि हम इस मुल्क में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। अपने इश्यूज़ के साथ, उनके जो भी इश्यूज़ हों या उनको जो लग रहा हो, उन इश्यूज़ के साथ उन्होंने कहा कि हम सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं और सत्ता परिवर्तन के तहत हम एक विपक्षी एकता स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमें लग रहा है, उनके कथन अनुसार मैं बता रहा हूँ कि लग रहा है कि इस वक्त मुल्क में
लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और लोगों को सामाजिक न्याय नहीं प्राप्त हो रहा है वगैरह वगैरह सारी बातों के तहत उन्होंने मतलब जो है वो तमाम नेताओं से बात की, जिसमें पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की लीडर और पश्चिम बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी साहिबा से उन्होंने बात की, और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव साहब के साहबजादे और समाजवादी पार्टी के कौमी सदर यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब से बात की। इस तरीके से उन्होंने तमाम लोगों के साथ बातचीत करने के बाद फिर उन्होंने पटना में एक सम्मेलन बुलाया, और उस सम्मेलन में तमाम पार्टियों के लोग इकट्ठा थे, जिसमें जम्मू कश्मीर की जो दो अहम पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला साहब की, और पीडीपी यानी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो महबूबा मुफ्ती की है। महबूबा मुफ्ती ये वही हैं जो 1989 में जो सरकार थी यूपी सिंह साहब की, जिसे भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही थी, उस सरकार में जो गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, उनकी साहबजादी हैं। ये वही मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हैं जिनकी एक बेटी और थी रूबिया सईद, जिनका जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो दहशतगर्द थे यासीन मलिक वगैरह, जो उन लोगों ने जो है वो मतलब यरगुमाल बना लिया था, बंधक बना लिया था या अपहरण कर लिया था। उसके बाद अपनी बातें जो भी उनकी रही हों, उनका जो भी मसला बाहर का है, वो इतने इसमें तफसील से जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर किसी वक्त किसी दिन इस मौजू पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये रूबिया सईद जो हैं वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की बेटी हैं, उन्हीं मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की बेटी हैं महबूबा मुफ्ती। तो ये दो पार्टियां हो गई जो जम्मू कश्मीर की हैं। उसके अलावा आम आदमी पार्टी जो जिसकी जो है वो पंजाब में और दिल्ली में सरकार है, अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी। अरविंद केजरीवाल साहब खुद दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और पंजाब में भी उनकी पार्टी की सरकार है जिसे भगवंत मान साहब चला रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी तो है ही, जो मतलब सबसे बड़ी पार्टी है इस इंडिया गठबंधन की। उसके अलावा फिर इसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख सहयोगी इंडिया गठबंधन का प्रमुख घटक दल है। उसके अलावा बिहार में जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार साहब जिसके अब सदर हो गए हैं, पहले लल्लन सिंह जी, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह जी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, वो ललन सिंह जी जिनको अभी जिन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद अब नीतीश कुमार जी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो जनता दल यूनाइटेड। और उसके अलावा आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल, और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, और वामपंथी पार्टियां जो हैं जिन्हें लेफ्ट कहते हैं, उसमें से जो है वो सीपीएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और सीपीआईएमएल, ये घटक दल में इसमें शामिल हैं। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर साउथ में जो पार्टीज़ हैं जो इस अलायंस में शामिल हैं, उसमें डीएमके यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम और पीएमके यानी पट्टाली मक्कल काची इसमें शामिल है। उसके अलावा केरल में केरल कांग्रेस है, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है इसमें शामिल है। महाराष्ट्र में दो पार्टियों के साथ दो पार्टियां इसमें शामिल हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार वाला जो शरद पवार जी वाला जो गुट है वो शामिल है, और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे वाला गुट इसमें शामिल है। इस तरीके से तकरीबन 28 पार्टियों का एक गठबंधन बना है जिसको इंडिया अलायंस नाम दिया गया है। अच्छा, अब जो सबसे अहम बात है, इस इंडिया अलायंस में का कोई अभी लीडर नहीं है कि मतलब इसमें मतलब जो मतलब जिसको कहा जाए कि इनका नेतृत्व करता कोई मेन हो। उन्होंने कहा कि हम एक कलेक्टिव मतलब जो है वो लीडरशिप में काम करेंगे, यानी सामूहिक नेतृत्व जिसे कहा जाता है। तो अभी तक इनका ना तो कोई संयोजक है, ना तो कोई चेयरमैन है, ना कोई चेयरपर्सन है। तो ये लोग जो है वो इन लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया है। अब जो सबसे अहम बात है, जो समझने वाली बात है कि ये इंडिया गठबंधन जो बना है, इसमें से जितनी भी पार्टियां हैं, केवल एक शिवसेना को अगर छोड़ दिया जाए तो शिवसेना के अलावा जितनी भी रीजनल्स पार्टियां हैं और या जो भी मेन पार्टियां हैं, या थोड़ा सा आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया जाए, इनका जो बेस वोट बैंक है, इनका बेस वोट बैंक जो है वो ज़्यादातर मुस्लिम वोट बैंक है।
अभी हालिया उत्तर प्रदेश में जो इंतखाबात हुए थे असेंबली के 2022 में, जिसमें जैसा कि आंकड़ों में सामने आया है कि उत्तर प्रदेश के 70 से लेकर के 72% लोगों ने समाजवादी पार्टी को, मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। जेडीयू, इनका भी जो मेन वोट बैंक है वो तकरीबन तकरीबन ये ईबीसी की सियासत करते हैं, यानी जो एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लासेस हैं उसकी सियासत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी भी मुस्लिम वोट्स में बड़ी हिस्सेदारी है, उसमें दावेदारी करते हैं। आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल, ये भी इनका भी वोट बैंक जो बेस है वो मुस्लिम वोट बैंक है। वाई समीकरण की सियासत करते हैं, यानी मुस्लिम और यादव को मिलाकर की अपनी सियासत करते हैं। उसी तरह पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं, ख़ासतौर से कश्मीर घाटी की पार्टियां हैं, और कश्मीर घाटी यानी कश्मीर वैली में जो भी अक्सरियती तबके में मुसलमान हैं, 90% से ऊपर हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये अपने आप को इनका जो बेस वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक है। जबकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी बनी है, जो जम्मू कश्मीर की पार्टी है, किसी ज़माने में ये जम्मू कश्मीर के सभी लोगों की पार्टी हुआ करती थी, हिंदू मुस्लिम इसमें और सिख सारे लोग इसमें अभी भी शामिल हैं। लेकिन उसके बाद जो है अब इनका जो बेस वोट बैंक है वो वोट बैंक जो है वो मुस्लिम ही है। इसी तरह और भी दीगर पार्टियां हैं, तो उनका मतलब जो है वो कांग्रेस को तो खैर मतलब जो है वो अब जहाँ जहाँ इन पार्टियों का दखल नहीं है, तो वहाँ वहाँ वो मुस्लिम्स का जो है वो कांग्रेस के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो उस तरीके से ये लोग अपनी अपनी दावेदारी करते हैं। और पोशीदा तौर पर और गैर पोशीदा तौर पर जो सच्चाई है वो यही है कि 95% मुस्लिम्स जो है वो कुल मिला करके इन्हीं पार्टीज को वोट करते हैं। अब ये जो इनका कलेक्टिव लीडरशिप आई है, जो जो भी ये लाए हैं, वो ख़ास तौर से अब ये मुसलमानों के बीच में ये आए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जो फैक्ट है, जो सच है कि मुस्लिम समाज ही प्रभावित होगा इनकी कार्यशैली से और या इनके कामों से। तो अब इसमें बड़ा दिलचस्प मामला ये बन जाता है कि इसके बारे में हमें क्या समझना चाहिए कि ये इंडिया अलायंस क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बहरका पटना में जो सम्मेलन हुआ उसमें नीतीश कुमार जी ने ये इंडिया गठबंधन की मतलब एक तरीके से आधारशिला रखी। उसके बाद एक सम्मेलन इनका जो है वो बेंगलोर में हुआ। बेंगलोर में कंफ्यूज हो रहा हूँ, शायद बेंगलोर या मुंबई में हुआ। और उसके बाद फिर ये दो सम्मेलन एक बेंगलोर और मुंबई में हुआ। उसके बाद ये हुआ कि अभी इसमें जब ये बातचीत चलने लगी कि कहा गया कि नीतीश कुमार जी जो सबसे जिन्होंने इसकी शुरुआत की है, इस गठबंधन के अगुवाकार हैं, जिन्होंने बीजेपी से मोर्चा लेकर के अपनी अलग जो है वो सब बनाई है, तो लिहाजा इन्होंने बड़ी मेहनत की है, तो इनको इस अलायंस का जो है वो माफ कीजिएगा अलायंस का संयोजक बनाया जाए। तो वो ये सब बातचीत चलती रही, लेकिन कई मीटिंग्स हुई, लेकिन वो संयोजक नहीं बन पाए। फिर ये हुआ कि पहले इसी दरमियान जो है वो 5 राज्यों में चुनाव आ गए, मिज़ोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और इत्तेफाक की इन 5 में से 4 पाँचों रियासतों में कांग्रेस बड़ी अहम पार्टी है, तो वो इलेक्शन में चली गई। अब ये हुआ कि अब इलेक्शन के बाद बात करेंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये ख्वाब था, ये ख्याल था कि जिस तरीके से खबरें आ रही थी और एग्जिट पोल और ये सब प्री पोल वगैरह सब सारी चीज़ें आ रही थी, तो उसमें मतलब जो है कि ये कहा जा रहा था, माफ़ कीजिएगा, ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो बहुत बेहतर स्थिति में है, कि तेलंगाना तो वो जीत जाएंगे, मिजोरम में भी वो एक बड़ी ताकत बन के उभरेंगे और उनके बगैर सरकार नहीं बनेगी, और छत्तीसगढ़ में जो है वो भूपेश बघेल के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वो भी आराम से आ रहे हैं।
और मध्य प्रदेश में जो है वो कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है वो बहुत तेज़ी के साथ पैर पसार रही है और आ रही है। ये सारे आंकड़े बताए जा रहे थे और बताया जा रहा था राजस्थान में कांटे की टक्कर है, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के लेकिन माना ये जा रहा था कि इन मतलब 3-2 से कांग्रेस इसमें मेजॉरिटी में आ जाएगी और उसके बाद फिर कांग्रेस जो है अपना अपर हैंड रख करके फिर इंडिया गठबंधन के दलों से बार्गेनिंग करके या किसी भी तरीके से फिर वो अपनी बात को मनवाएंगे या सीट शेयरिंग में ज़्यादा हिस्सा लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में जो है वो भूपेश बघेल की सरकार चली गई, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार चली गई और मध्य प्रदेश में बीजेपी वापस आ गई और कमलनाथ जी का नंबर नहीं लग पाया। केवल जो है तेलंगाना में कांग्रेस को अच्छे वोट्स मिले और उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात निकल कर के आई, दिलचस्प बात ये निकल के आई कि इन रियासतों में कांग्रेस हारी, लेकिन उसके बाद भी उनके वोट जो था मतलब टोटल वोट जो मिले तो उन वो वोट जो है बीजेपी के वोट्स के मुकाबले में 10 लाख वोट ज़्यादा थे। अब वो उसका प्रचार इस तरीके से किया जाने लगा कि इनके 10 लाख वोट ज़्यादा हैं तो ये ज़्यादा बड़ी पार्टी। लेकिन इस चीज़ को ये समझना चाहिए कि आपके 10 लाख वोट ज़्यादा हो गए वो साउथ की वजह से ज़्यादा हो गए जहाँ बीजेपी का कभी कोई रोल नहीं था, और मिजोरम की वजह से ज़्यादा हो गए जहाँ बीजेपी का कोई रोल नहीं रहा। लेकिन अगर हम उसके मुकाबले में इन 3 रियासतों की बात करेंगे तो इन 3 रियासतों में बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे रही। उसके बाद फिर उन्होंने आनन फानन में 3 दिसंबर को एक मीटिंग बुलाई कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग होनी चाहिए। तो जितने भी दल थे तो वो उन्होंने आने से मना कर दिया, किसी ने कुछ बताया किसी ने कुछ बताया, तो फिर ये लगा कि ये लोग ये सोचने लगे, कानाफूसियाँ होने लगी कि इंडिया गठबंधन नहीं बन पाएगा नहीं बन पाएगा। अच्छा, इस दौरान जब इलेक्शन हो रहा था तो इलेक्शन में बड़ी दिलचस्प बातें हुई। कांग्रेस के कुछ लीडरान ने इंडिया अलायंस के कुछ दूसरे लीडरान्स को बहुत बुरी बुरी बातें कहीं, मतलब सियासी तौर से ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए थी जो बातें हुई, एक दूसरे के लीडरान पर इस तरीके की बातें की गई तो उसका बड़ा असर पड़ा और आवाम में ये असर पड़ा कि ये लोग मुत्तहद नहीं हो सकते। और ये बात जाहिर भी है कि इस तरीके से बयानात आएंगे तो यकीनी तौर पर जो है वो यही माना जाएगा कि ये इनके यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। और ये जब अभी से इतना लड़ रहे हैं तो अगर बाय द वे अगर गवर्नमेंट बना भी लेते हैं तो फिर ये कितना लड़ेंगे। अभी जब वो ये जानते हैं कि हम किसी भी तरह से मतलब जो है बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं और सत्ता में नहीं आ सकते हैं, तो जब इतना मतलब जो है ये एटीट्यूड है और इतने इतना झगड़ा फसाद हो रहा है, और जब ये उसमें शामिल हो जाएंगे तब ये कितना वो करेंगे। सरकार अगर बना लेते हैं तो फिर कितना झगड़ा करेंगे कि हमको ये विभाग चाहिए हमको विभाग विभाग चाहिए। तो जाहिर सी बात है इसमें इस तरीके की नुक्ताचीनियाँ होंगी। बहरकैफ 3 दिसंबर के बाद फिर उन्होंने 19 दिसंबर को एक मीटिंग की और उसके बाद ये फिर उन्होंने नारा लगाया कि हम एक हैं और हमारे बीच कुछ ऐसा नहीं है और हम मिल करके इलेक्शन लड़ेंगे और हम बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे, सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ये सारी बातें होने लगी। लेकिन इसके बाद भी लीडरशिप किसकी होगी, मतलब भाई कोई तो एक लीडर होना चाहिए ना कि जिससे मतलब ये जो मीटिंग को कॉल कर सके। लेकिन इस गठबंधन में जो बना है अभी तक यही नहीं है कि कौन मीटिंग बुलाता है कौन मीटिंग, जितने भी लोग हैं कोई भी सियासी जमात हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या जेडीयू हो आरजेडी हो, वो कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ते हैं गाए बगाए जिसमें वो कांग्रेस पर इल्ज़ाम न करें, कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस को बड़ा भाई बनना चाहिए, कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। वो कुल मिला करके वो सारे के सारे लोग कांग्रेस को ही टारगेट कर रहे हैं, जितने भी इलाकाई दल हैं वो कांग्रेस को ही टारगेट कर रहे हैं। तो अभी मैं एक डिबेट सुन रहा था, तो उस डिबेट में वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी ने एक बात कही और उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो एक ऐसी मतलब जो है वो चीज़ बन गई है कि जिसको जो भी आता है वो कुछ ना कुछ कह करके चला जाता है। बाहर का ये जो भी मसला हो,
लेकिन सच्चाई यही है कि आज की तारीख में इंडिया गठबंधन बन रहा है या वजूद में आ रहा है, लेकिन उसमें इतनी आपसी खींचतान है कि अभी तक ना तो उनका कोई लीडर बना है, ना तो उसमें किसी को कोई जिम्मेदारी दी गई है, और ना ही कोई सीट शेयरिंग की गई है कि कहाँ पर कौन कितने लोग लड़ेंगे। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है, बड़े बड़े लीडरान जो इसमें शामिल हैं एनडीए में, उनका ज़रूर ये कहना है कि हम लोग जो भी लड़ेंगे तो एक के सामने एक ही चेहरा होगा, जिससे हमारे वोट का बिखराव ना हो। और जिस हिसाब से इन्होंने गणित बनाई है, वो गणित तो, उस गणित से तो इनकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है कि अगर इतना वोट इतना वोट इतना वोट इतना वोट इतना वोट जोड़ दिया जाए तो इनकी सरकार बन जाएगी, ये सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन सियासत या राजनीति जो होती है, ये गणित का खेल नहीं होता है, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिलना भी ज़रूरी होता है कि जब तक तारतम्य नहीं स्थापित होगा, एक दूसरे के वोट ट्रांसफ़र नहीं होंगे, जब तक कोई बात बनती नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में इस मुल्क के मुसलमानों, ख़ास तौर से मैं सूफ़ी समाज के लोगों से इस चीज़ को कहना चाहता हूँ कि ये जो राजनीतिक रस्साकशी चल रही है, सियासी रस्साकशी, सियासी गहमा गहमी चल रही है, इस सियासी गहमा गहमी में आप लोग बहुत होशियारी के साथ ही अपने आप को पेश करें और अपना वोट दें। बैर का मैं तो ये मानता हूँ कि आज जिस तरीके से ये हालात बन गए हैं कि कोई भी मसला होता है तो वो उसमें मुसलमानों को ही टारगेट करने लगते हैं। अभी मैं एक डिबेट सुन रहा था कि बात चल रही थी कहीं की, और बीजेपी के एक प्रवक्ता थे गुरु प्रकाश पासवान, उन्होंने वो सीधे सीधे कह दिया कि मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो एक नेशनल चैनल पर एक देश की मतलब जो है वो एक सत्ताधारी पार्टी का एक प्रवक्ता देश के इतने एक बहुत बड़े चैनल पर ये बात कह रहा है और पूरी गंभीरता के साथ कह रहा है, तो ये तो मैसेज जाएगा कि यहाँ मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ कहा होगा। तो जब आंकड़ों को खंगाला गया और देखा गया तो मनमोहन सिंह ने कभी भी ये नहीं कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। मनमोहन सिंह एक प्रोग्राम में, फिक्की का या किसी का कोई प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में एक स्पीच कर रहे थे। उस स्पीच में उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक दबे हुए, कुचले, पिछड़े और दलित, आदिवासी और माइनॉरिटीज़ का है। उन्होंने माइनॉरिटीज़ कहा था, मुस्लिम शब्द नहीं कहा था। तो माइनॉरिटीज़ में तो सिख भी आते हैं, माइनॉरिटीज़ में तो जैन भी आते हैं, माइनॉरिटीज़ में बौद्ध भी हैं, माइनॉरिटीज़ में पारसी भी हैं, माइनॉरिटीज़ में ईसाई भी हैं और मुसलमान भी हैं। तो लेकिन चूंकि ये बात अब आप में इसी से अंदाज़ा लगा लें कि जब इंडिया गठबंधन जो जो बन रहा है, ये इनकी दावेदारी 95% मुस्लिम वोट्स पर है, और ये हकीकत भी है कि 95% से ज़्यादा मुसलमान इन्हीं पार्टियों को वोट करते हैं। बल्कि ये आंकड़ा कुछ ज़्यादा हो जाएगा इसमें अगर हम बीजेडी को और टीडीपी को और टीआरएस बीआरएस को अगर हटा देंगे। ये बीआरएस जो पार्टी है वहाँ तेलंगाना की, चंद्रशेखर राव की, और बीजेडी यानी बीजू जनता दल जो नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं उनकी पार्टी है, और बीएसपी में भी कुछ मुस्लिम ज़्यादा है। अगर हम लेकिन फिर भी मोटा मोटी तौर पर देखें तो 82% लगभग जो है वो मुस्लिम्स इंडिया गठबंधन में ही के मतलब जो जो एलायंस जितने भी हैं वो इन्हीं को ही वोट देते हैं, वो तो बीजेपी को इतना वोट देते नहीं है। और इसी वोट की लड़ाई की वजह से देखिए बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सच्चाई है, आपको ये समझना चाहिए कि आज जो हालत ख़राब हुई है मुसलमानों की, इसमें बड़ी अहम जिम्मेदारी ये वोट की है। अगर मुसलमान अपना वोट जो है सभी पार्टियों में अपने रहनुमा उनके होते और सभी को वोट दे दिया करते, सभी के साथ वो मतलब वो सोशल मतलब पॉलिटिकल मामला रखते, तो इस तरीके के मामलात नहीं होते। लेकिन जिस तरीके से थोक के भाव में हमेशा एक नारा लगाया मुसलमानों ने, बहुत मैं जिम्मेदारी और गहराई के साथ बात कहता हूँ और आप लोग तो वाकिफ़ हैं मेरी बातों से। मुसलमानों की जो लीडरशिप रही, देखिए अहम बात यह है कि
95% मुसलमानों में सियासी शऊर नाम की ही चीज़ नहीं है। और जैसा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि मुसलमानों की हालत तो दलित से ज़्यादा बदतर है। तो जिस मतलब जो है वर्ग में आर्थिक स्थिति ही नहीं ठीक है, तो उनकी राजनीतिक स्थिति क्या होगी। कुल मिलाकर के जो मजहबी रहनुमा मुसलमानों के हैं कथित तौर पर, वही सब मुसलमानों के वोटों की बार्गेनिंग करते हैं, और वही मतलब जो है उन्हीं को हायर कर लिया जाता है इलेक्शन में। काम उनका होता है और बदनाम मुसलमान होता है, और उसी तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। यही सच्चाई है। ये वोट का अधिकार, लोकतंत्र में वोट अधिकार को सबसे बड़ा अधिकार माना गया है। और वोट के अधिकार को कहा गया है कि वोटिंग का अधिकार जो है बहुत बड़ा अधिकार है। लेकिन मैं बहुत ही मतलब जो है वो संविधान का और कानून का तालिबे इल्म होने के साथ बावजूद भी मैं इस बात को बहुत ही दबे दिल से इस बात को कहता हूँ, मतलब लफ्ज़ नहीं भी कि मैं बहुत कुंठित होकर के इस बात को कहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये वोट देने का अधिकार जो है ये मुसलमानों के लिए एक जहर बन चुका है। सिर्फ यही एक वजह है, अगर मुसलमान सियासत में भागीदारी न करें, सियासत से कोई मसला ही न रखें, तो यकीन जानिए कोई मसला ही दरपेश नहीं आएगा। क्योंकि यही एक बहुत बड़ी बात है कि एक जमात को ये मालूम है कि ये थोक के भाव में एक जगह चले जाते हैं, कहीं ये 20% है। अब देखिए, चूँकि नॉर्थ इंडिया में कि मुसलमानों की आबादी जो है वो साउथ इंडिया के मुकाबले ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि तकरीबन 20% मुसलमान नॉर्थ इंडिया में हैं। और नॉर्थ इंडिया में ही बीजेपी मजबूत है। और यही वजह है कि मुस्लिम्स को टारगेट करके सियासत की जाती है। अगर मुसलमान इस वोटों की सियासत से दूर रहे, अपना बीवी बच्चे, अपना परिवार पाले, अपने बीवी बच्चों पर ध्यान दे, उनकी अच्छी तालीम पर ध्यान दें, इन सब सियासी झमेलों, सियासी चकलसों से अगर दूर रहे, तो यकीन जानिए कि बहुत हद तक ये जो खुराफातें होती हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा मेरा मेरा अपना ख्याल है कि अगर जो है वो लेकिन जो भी हो, बात तो अब इंडिया गठबंधन पर ही हो रही थी। तो कुल मिलाकर के यही है कि इसमें जितनी भी सियासी जमात हैं, ये इनके अंदर कोई भी अभी इस तरीके का कोई मामला सामने नहीं आया, कोई एजेंडा सामने नहीं आया है कि ये हुकूमत बनाएंगे तो इनका प्रोग्राम क्या होगा, क्या काम करेंगे, इनका अभी एजेंडा क्या है, ये आवाम के बीच में जा कर के किस बात पे बात करेंगे, और ये लीडर कौन है, कि मतलब कौन इसका संयोजक है या कौन वो। खैर, ये तो प्रधानमंत्री पद का तो खैर कोई दावेदार ही अभी मतलब उन्होंने स्पष्ट तौर से कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया है। और यहाँ तक कि भी कुछ दिनों पहले शरद पवार जी ने बात कही थी कि कोई ज़रूरत नहीं कि हमारे पास प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो, हम अगर सत्ता में आ जाएंगे तो फिर तय कर लेंगे। और यही बात 19 दिसंबर की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी इसी बात को कहा था कि पहले हम ये नंबर तो ले आए, उसके बाद हम तय कर लेंगे आपस में। और खैर, संविधान में भी यही, चूँकि हमारा जो मुल्क है वो प्रेसिडेंशियल निज़ाम का मुल्क नहीं है कि इसमें किसी कोई चेहरा राष्ट्रपति का होना चाहिए कि उसी पर चुनाव होगा पूरे देश का। हमारा लोकतांत्रिक देश है, और इसमें बहुदलीय व्यवस्था है। और इसमें लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है, जो बहुमत दल का नेता जो होगा, वही नेता जो है वो प्रधानमंत्री का पद धारण करेगा। ये हमारे यहाँ का निज़ाम है। तो बहरकैफ आप सभी साथियों को मैंने बताया है इंडिया गठबंधन में कौन कौन से दल हैं, कौन कौन लोग हैं, और इसमें क्या चल रहा है और क्या बातें हैं। अभी तक कोई सीट शेयरिंग नहीं हुई है, कोई चेहरा सामने नहीं आया है, कोई एजेंडा सामने नहीं आया है। आपस में बहुत खलफशार है, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। बहुत तो नहीं कहा जा सकता है कि अब दो चार एग्जांपल हम आपको दे दें। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को
2 सीटों से ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। तो अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम उनके पास भीख मांगने नहीं गए थे। उसी तरीके से महाराष्ट्र में के जो शिवसेना ने दावा किया है 23 सीटों पर, तो कांग्रेस के दूसरे लीडर ने भी उस पर कोई ना कोई बात कही है। आम आदमी पार्टी जो पंजाब में मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने एक बयान दिया कि आने वाले वक्तों में दिल्ली और पंजाब में महिलाएं अपने बच्चों को छोटी सी कहानी सुनाएंगी और कहेंगी एक थी कांग्रेस। ये तंज किया उन्होंने। तो उसके पलटवार में कांग्रेस के तमाम लीडरान ने, कई लीडरान ने कहा, वो ट्वीट किया और कहा एक था जोकर, इस तरीके की बातें की। बाद में भगवंत मान ने कहा कि नहीं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है गठबंधन होना। इस तरीके की बातें चल रही हैं, तमाम तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से खींचतान चल रही है, ख़ास तौर से एक बात, जिस तरीके से केसी त्यागी जो जनता दल यूनाइटेड के लीडर हैं, वो तो मतलब जो है वो मीडिया चैनल्स पर जा करके वो सलाह देने के बहाने वो टांग खींचने लगते हैं। वो राहुल गांधी यात्रा उनको नहीं करनी चाहिए और उनको ये करनी चाहिए, सब तमाम। खैर, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आधे घंटे का वक्त हो गया है। इंशाल्लाह फिर किसी दिन इस मौजू पर गुफ्तगू करूँगा। आपके सामने मैंने इंडिया गठबंधन की तस्वीर को पेश करने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि सूरत हाल क्या है, इस वक्त क्या चल रहा है, ये मैंने बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सूफियों की आवाज़ को दूर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमने आपको कल के वीडियो में बताया, तो राजू बता रहे थे, हमारा मकसद ये है कि सच्चाई से लोगों को आशना कराया जाए और समाज में वैमनस्यता जो भी है उसको ख़त्म करने के प्रयास किए जाएं। क्योंकि हमारा मानना है कि हिंदू मुस्लिम एकता के बगैर इस मुल्क में की तरक्की मुमकिन नहीं है। और चूँकि सदियों से हम लोग, सदी ही कह सकते हैं, सदियों से हम लोग साथ में रहते चले आए हैं और इंशाल्लाह हमको साथ में आगे भी रहना है। तो लिहाजा हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके साथ में रहें, एक दूसरे का ताउन करें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक हों और कोई ऐसे काम न करें जिससे कि एक दूसरे को तकलीफ़ हो, एक दूसरे की दिल आज़ारी हो। और ये अगर आपको लगता है कि ये काम अच्छा है, ये नेक काम है जिससे अमन और शांति स्थापित हो सकती है, तो हमारी बातों को आगे पहुंचाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास कोई वसाइल नहीं, कोई संसाधन नहीं, एक सोच है, उस सोच को ही आगे बढ़ा रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग साथ में शामिल होंगे, बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब खैर, मिलते हैं कल इंशाअल्लाह ठीक 8 बजे। तब तक के लिए